नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको, चूँकि आज मुसलमान भाइयों का त्यौहार है बकरीद यानी कि ईद उल अजहा, तो आप सबको बकरीद की शुभकामनाएं। आज का टॉपिक हमारा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। भारत का संविधान का मौलिक अधिकार का 5वां अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है ये। अभी आप लोगों ने जो थंबनेल में फोटो देखा होगा वो देख करके यकीनन आपका चित्त प्रसन्न हो गया होगा, क्योंकि ये जो चित्र है वो किसी दूसरे देश का नहीं है, हमारे ही देश का है, अपने देश का है, भारत का है। तो हमारे ही अपने देश में इतनी विभिन्नताएं हैं, अलग अलग धर्म मजहब को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। सुदूर भारत में जंगलों में जनजातियां रहती हैं, उनका अलग रीति रिवाज है। तो भारत विविधताओं वाला देश है और इस विविधता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है, और इस बात की चिंता हमारे संविधान निर्माताओं को भी थी। इसीलिए यह संविधान बन रहा था तो बाकायदे मौलिक अधिकार में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया कि भारत में कोई भी हो, अगर वो भारत का नागरिक है तो वो चाहे जिस भाषा को बोलता हो, चाहे जिस लिपि को लिखता हो, और चाहे जो संस्कृति को मानता हो, उसको अपनी भाषा लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। और यही नहीं, वह अपनी भाषा लिपि संस्कृति के अनुसार अपने बच्चों को या फिर औरों को शिक्षा भी दे सकता है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों की भी वो स्थापना कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है। तो इन्हीं बातों को हम आज समझेंगे। तो टॉपिक है संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हमारे संविधान में इस अधिकार के बारे में लिखने की आवश्यकता क्यों हमारे संविधान निर्माताओं को पड़ी। देखिए, भारत जब आजाद नहीं हुआ था उसके पहले से ही, यही नहीं प्राचीन काल से ही, हर धर्म संप्रदाय मजहब के लोग भारत में रहते थे। ऐसा नज़ारा पूरे दुनिया में और कहीं नहीं देखने को मिलता, जो नज़ारा भारत की विविधता को देखने में है, और भारत की विविधता ही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात की चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में जो धर्म के लोग संख्या में कम हैं, या जिस संप्रदाय के लोग संख्या में कम हैं, या कोई जनजाति है वो बहुत संख्या में कम है, तो कहीं ऐसा न हो कि बहुसंख्यक लोग उनकी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर दें, अपने में मिला लें, जोर जबरदस्ती से या और किसी कारण से। इसलिए हमें आज ही संविधान में इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि उनको भी अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार होगा, वो संख्या में चाहे जितने कम हो। तो इसके लिए 2 आर्टिकल दिए, एक है अनुच्छेद 29 और एक है अनुच्छेद 30। तो हम बारी बारी से इनको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 29 के 2 भाग हैं, अनुच्छेद 29 1 और अनुच्छेद 29 2। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण होगा। अब इसके अंतर्गत 2 बातें लिखी गई हैं। पहली बात ये लिखी गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक या भारतीय, समझिएगा, भारत का जो मौलिक अधिकार है संविधान में दिया गया है वो 2 तरह का है। एक अधिकार वो है जो केवल नागरिकों को दिया गया है, हम इसको बता चुके हैं कई बार, और एक वो है जो नागरिकों को और गैर नागरिकों दोनों को दिया गया है। तो जो नागरिकों को दिया गया है वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये 1 2 3 4 5, ये 5 अनुच्छेद केवल नागरिकों को दिए गए हैं। यानी इन 5 अनुच्छेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो सब भारतीय नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। इसका मतलब कि ये भी भारतीयों के लिए है, विदेशी लोग इस पर बात नहीं कर सकते, उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो भारतीयों को ये अधिकार दिया गया है, और कहा गया है कि भाषा लिपि और संस्कृति, ये 3 शब्द लिखे गए हैं, लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर।
इन तीनों के आधार पर व्यक्तियों को संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि भारत के किसी भी नागरिक को उसकी अपनी अगर कोई भाषा है, उसकी अपनी कोई लिपि है और उसकी अपनी संस्कृति है, तो उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। उसके इस अधिकार का हनन नहीं हो सकता, उसकी भाषा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि भारत बहुसंख्यक किसका है? हिंदुओं का। यानी भारत में बहुसंख्यक के रूप में केवल हिंदू हैं, लगभग 80% की आबादी हिंदुओं की है, ठीक है। इसके बाद सभी हैं, 20% में सभी हैं। सभी का मतलब इसी में मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं और भी लोग हैं, नास्तिक भी हैं, सब हैं इसी में। तो इसका मतलब कि हिंदुओं को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं वो सब किस में आएंगे? अल्पसंख्यक में। इसका मतलब कि अनुच्छेद 29 और 30 स्पेशल किसके लिए है? हिंदुओं के अलावा सभी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। लेकिन इसमें हिंदू भी शामिल होते हैं, कैसे अभी हमको दिखाते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए है। और स्पष्ट है कि कोई भी अल्पसंख्यक का भाषा, लिपि और संस्कृति को नष्ट नहीं किया जाएगा, कोई जबरदस्ती नष्ट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि भारत में अधिकांश संख्या में हिंदू हैं और इनकी भाषा क्या है? हिंदी। मान लीजिए, हालांकि हर हिंदू हिंदी नहीं जानता, दक्षिण भारत के हिंदू जो हैं वो हिंदी नहीं जानते, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी जानते हैं। उत्तर भारत के ही लोग हिंदी जानते हैं। फिर भी मैं मोटे तौर पे मान लूं कि हिंदू लोग हिंदी जानते हैं, तो इनकी भाषा क्या हुई? हिंदी। तो एक तरफ हिंदू और मान लीजिए दूसरी तरफ मैं रख देता हूं यहूदी को। भारत में यहूदी धर्म के लिए भी यहूदी धर्म के भी लोग कुछ संख्या में हैं। इनकी संख्या नाम मात्र की हजारों में है, कुछ हजारों में है, ये करोड़ों में है, ये हजारों में है। अब इनका जो धर्म है वो क्या है? इनका धर्म है यहूदी, यहूदी धर्म ही है इनका। इनकी भाषा, अब यहां पर हिब्रू बोलते हैं कि नहीं, लेकिन वैसे इनकी भाषा हिब्रू थी और इनकी लिपि जो भी हो, तो यहूदी धर्म है, भाषा हिब्रू है और इनका रीति रिवाज भी अलग है। तो अब हिंदुओं को अगर इनका रहना, मतलब इनका रहना, खाना पीना, उठना बैठना, इनका फेस्टिवल, वेशभूषा अगर पसंद नहीं है, या उनकी भाषा पसंद नहीं है, या उनका धर्म पसंद नहीं है, कुछ भी, और ये चाहते हैं कि ये अपना भाषा छोड़ करके हमारी भाषा को स्वीकार कर लें, यानी कि हिंदी बोलने लगे, अपने कल्चर को छोड़ करके हमारा कल्चर स्वीकार कर लें, और इसके लिए ये जोर जबरदस्ती करें, तो जोर जबरदस्ती करेंगे तो यकीनन इनकी संख्या करोड़ों में है, इनकी संख्या हजारों में है, तो ये तो हार मान ही जाएंगे, ये तो स्वीकार कर ही लेंगे, या फिर यहाँ से छोड़ करके भाग जाएं, दूसरे देश चले जाएं। तो संविधान इस बात की गारंटी देता है कि ये भले संख्या में कम हो, इनकी भाषा को, लिपि को, संस्कृति को आप नष्ट नहीं कर सकते या खत्म नहीं कर सकते, जोर जबरदस्ती से अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को उन पर नहीं थोप सकते। इस बात की गारंटी देता है। अगर इनको लगता है कि हमारी भाषा, संस्कृति और लिपि के साथ खिलवाड़ हो रहा है, समाप्त करने की कोशिश हो रही है, तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये अधिकार है। मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 29 का दूसरे में। अनुच्छेद 29 का 2 में लिखा गया है कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान होगा अगर वह सरकार द्वारा पोषित है पूरी तरह से, यानी कि सरकारी खर्च से चलता है, अगर वह सरकार द्वारा पूरी तरह से पोषित है, या फिर सरकारी निधि उसमें खर्च होती है, तो उस शैक्षणिक संस्थान में किसी भी भाषा, धर्म के आधार पर या मूलवंश के आधार पर उसमें प्रवेश लेने से रोका नहीं जाएगा। तो जब सरकार पूरी तरह से खर्च करे, सरकार द्वारा पोषित हो, इसका मतलब वो पूरी तरह से सरकारी कॉलेज हो, सरकारी संस्थान हो, या फिर प्राइवेट ही संस्थान हो, लेकिन उसमें सरकार भी खर्च करती है, पैसा निधि देती है, तब भी उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है। और ये बात इन पर भी लागू होती है। अभी अब अनुच्छेद 30 में पढ़ेंगे,
अनुच्छेद 30 में इनको अपने हिसाब से इंस्टीट्यूशन बनाने का अधिकार है। तो उस संस्थान में भी भले वो संस्थान अल्पसंख्यकों का है, अगर उसमें कोई बहुसंख्यक लड़का जाकर पढ़ना चाहता है तो वो इस आधार पे मना नहीं कर सकते कि ये अल्पसंख्यकों का कॉलेज है, आप इसमें बहुसंख्यक हैं तो क्यों आ रहे हैं। इस आधार पे मना नहीं कर सकता। न ये मना कर सकते हैं न वो मना कर सकते हैं। यानी कोई हिंदू धर्म का कॉलेज है, मुस्लिम धर्म का कॉलेज है, तो उसमें कोई अल्पसंख्यक जाता है या किसी और अदर व्यक्ति का अदर धर्म का जाता है तो उसको धर्म, मूल, वंश, जाति इनके आधार पर नहीं रोका जाएगा। देखिए अनुच्छेद 30 में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 का 1 में लिखा गया है कि वो कोई भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और स्थापना करने के बाद उसका पूरा प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट और पूरा प्रशासन कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक अपने धर्म और भाषा के आधार पर, 2 शब्द यूज किए गए हैं, धर्म और भाषा, धर्म और भाषा के आधार पर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाहता है तो वो स्थापित कर सकता है और उसमें किस तरह से पढ़ाई होगी इसका पूरा रूपरेखा वो बनाएगा, किस तरह प्रशासन होगा, किस तरह परीक्षा होगी, सब कुछ मैनेज करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी या उस संस्थान की होगी या उस संप्रदाय की होगी जो वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना चाह रहा है, पूरी उसको छूट होगी। ठीक, ये है अनुच्छेद 30 का 1। अनुच्छेद 30 का 2 में लिखा गया है कि राज्य इस आधार पर अनुदान देने से मना नहीं करेगी कि वो किसी अल्पसंख्यक का संस्थान है। सरल शब्दों में आपको बताएं तो अनुच्छेद 30 का 2 में ये लिखा गया है कि राज्य अगर किसी भी धार्मिक संस्थान को सहायता देती है तो इस धार्मिक संस्थान को भी वो देगी जो अल्पसंख्यकों द्वारा बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 29 का जो 2 था उसमें क्या आपने, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि भले अल्पसंख्यकों का ही इंस्टीट्यूशन हो लेकिन उसमें उनको एडमिशन किसी को भी देना पड़ेगा जो आना चाहता है, क्योंकि एडमिशन देने से उनका पर्पस समाप्त तो थोड़ी ना हो जाएगा। वो अगर कॉलेजों की या शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किए हैं ताकि हम अपने धर्म की शिक्षा दे सकें या अपने भाषा, संस्कृति, लिपि को बढ़ावा दे सकें तो अच्छी बात है, बढ़ावा दें। किसी और का वहाँ एडमिशन होने से उन पर ये कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इनका और विस्तार होगा अगर वो व्यक्ति इनके क्लास में उपस्थित होता है, इनकी बातों को सुनता है, तो है ना, तो इसको तो और बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से वो अपने संस्थानों में किसी को मना भी नहीं कर सकते और खुद वो दूसरे के संस्थान में जाकर एडमिशन ले भी सकते हैं और इनके द्वारा बनाया गया संस्थान सरकार से सहायता पाने का हकदार भी है। तो ये है हमारा भारत के संविधान का मौलिक अधिकार का 5वां अधिकार जो होता है आज समाप्त। अब सिर्फ एक अधिकार बचा है अनुच्छेद 32 का, उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो क्यों आत्मा कहा है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।